सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, संयुक्त उद्यम समेत किसी भी राजमार्ग परियोजना में चीन की कंपनियों को भाग लेने की नहीं मिलेगी अनुमति। आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में होगा ये अहम कदम। गिरती वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दिल्ली स्थित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में बने एक अनोखे शहरी वन का करेंगे उद्घाटन। देश में कोरोना मामलों में रिकवरी दर करीब 59.51%। कोरोना के सक्रिय मामले हुए 2,26,947, 3,59,859 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से 17,834 मरीजों की मौत। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख के पार। और हांगकांग पुलिस ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रदर्शन के दौरान कानून का उल्लंघन करने पर लोगों को किया गिरफ्तार। हांगकांग की स्थिति पर पहली बार भारत ने दिया बयान। मानवाधिकार परिषद में स्थिति की दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति को रोकने के लिए पहली बार एक कोविड संबंधित प्रस्ताव को किया स्वीकार। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। भारत ने पहली बार हांगकांग की स्थिति पर बयान दिया है। जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के 44वें सत्र में हिस्सा लेते हुए भारत ने कहा है कि हांगकांग में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीयों को स्थिति को देखते हुए वहां के हालात पर भारत नजर बनाए रखे हुए है। भारत के राजदूत राजीव कुमार चंदर ने कहा कि हांगकांग को बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय ने घर बनाया है और हांगकांग में हो रहे घटनाक्रम को लेकर कई चिंताजनक बातें सुनी हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मसले से संबंधित सभी पक्ष ध्यान देंगे और उसका बेहद गंभीरतापूर्वक तरीके से समाधान निकाला जाएगा। Given the large Indian community that makes the Hong Kong Special Administrative Region of China its home, India has been keeping a close watch on recent developments. We have heard several statements expressing concern on these developments. We hope the relevant parties will take into account these views and address them properly, seriously and objectively. कहा है कि ये हांगकांग के लोगों के लिए दुखद दिन है और चीन को नए प्रतिरोधी उपायों को लेकर चेतावनी भी दी, जिसमें क्षेत्र को रक्षा और दोहरे इस्तेमाल वाली प्रौद्योगिकी के निर्यात को खत्म किया जाना शामिल है। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका हांगकांग के आजादी पसंद लोगों के साथ खड़ा रहेगा। The United States is deeply concerned about the law's sweeping provisions and the safety of everyone living in the territory, including Americans. Article 38 of the new law also purports to apply to offenses committed outside of Hong Kong by non-residents of Hong Kong, and this likely includes Americans. This is outrageous and an affront to all nations. We will continue to implement President Trump's directive to end Hong Kong's special status. इस बीच हांगकांग पुलिस ने चीन की सरकार द्वारा लागू किए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कल प्रदर्शन के दौरान कानून का उल्लंघन करने के संदेह में कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से कम 2 लोगों को हांगकांग की स्वतंत्रता की मांग कर पोस्टर और झंडे दिखाने के लिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उसने अवैध रूप से जमा होने, हथियार रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने समेत विभिन्न आरोपों में 350 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस बड़ी खबर पर बात करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा से। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत की ओर से मानवाधिकार परिषद में इस बात की जानकारी देना क्या मायने हैं इसके, और किस तरह से ये पूरा मसला जो है वो भारत ने उठाया है। भारत हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के हितों की रक्षा करने की बात करता रहा है, उसका हिमायती रहा है, और अब जो हांगकांग की बात है वो उसने मानवाधिकार परिषद में उठाई है। क्या मायने हैं इसके, क्या अर्थ निकाले जाए इससे? निखिल, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि भारत लोकतंत्र के जो समर्थक रहा है, लोकतंत्र के प्रचार का हिमायती रहा है। ऐसे में हम जानते हैं कि पिछले सालों से जहां हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वहां की सरकार के खिलाफ, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और ये माना जा रहा है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के बिहाफ पे, चाइना के बिहेव पे बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा उनसे गाइडेड होता है।
हम हाल में चाइना के वहां पर अभी देखा कि एक चाइना ने अपना नया सिक्योरिटी लॉ भी हांगकांग में इम्पोज कर दिया, जिसके तहत अब गिरफ्तारियां भी होनी शुरू हो गई है, जहां पर प्रोटेस्टर्स को कुछ एक धाराओं में टेररिज्म एक्ट के तहत भी गिरफ्तार करने की बात हो रही है। दुनिया के तमाम देशों ने इस पर अपना स्वर उठाया है, इसका विरोध किया है, और भारत ने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत इस मामले को पाया है और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस पर आवाज उठाई है कि ये जो पूरा मसला है, ये कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देश जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और उन चिंताओं को देखते हुए और भारत अपने जो डायस्पोरा, जो कि वहां पर करीब 60-70 हजार के करीब भारतीय हांगकांग में रहते हैं, उनकी चिंताओं को देखते हुए भारत ये चाहता है कि वहां पर स्थिति जो है वो अच्छी बने और अच्छी बेहतर बनी रहे, और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो हांगकांग के, वो मिल बैठकर इस पर सुलह करें और इस पर मशवरा करके इसको एक कंक्लूसिव तरीके से खत्म करें कि वहां पर किसी भी प्रकार का मानवाधिकार उल्लंघन नहीं हो, लोगों को तकलीफें नहीं हो और स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। जिस तरह से चीन के साथ सीमा विवाद सामने आया, जिस तरह से 59 ऐप्स को, जो चीनी ऐप है उनको बैन किया गया, जो रोड के प्रोजेक्ट्स है उसमें चाइनीज कंपनियां अब काम नहीं कर सकेंगी, अब ये सारी स्थितियां तो रही हैं, बावजूद इसके जिस तरह से हांगकांग में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन और जो दमनकारी नीतियां रही हैं चीन की, वो कितनी जिम्मेदार रही हैं, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए। अमेरिका ने भी इस पूरी जो प्रक्रिया है, जो दमनकारी नीतियां हैं चीन का, उस पे बात कही है, और दुनिया के और भी जगहों पर इस तरह की बात सामने आ रही है। कितना जरूरी है कि विश्व को एकजुट होना चाहिए और दुनिया को भी एकजुट होना चाहिए, और भारत ने कहीं ना कहीं लोगों के सुर को एक उसमें भी सुर मिलाया है, एक आवाज दी है। देखिए निखिल, अमेरिका तो लंबे समय से चीन के इन बातों का विरोध करता रहा है। चीन से जुड़े जो प्रशासन तंत्र दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वन चाइना पॉलिसी के नाम पे वो जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते रहे, चीन के अंदर बहुत ज्यादा जगहों पर, चीन के बाहर ताइवान है, हांगकांग है, ऐसी जगहों पर उन पर हमेशा आवाज उठती रही है। भारत ने अपना जो, चूंकि भारत और चीन एक अब तक, जब तक ये गलवान वैली या बॉर्डर इसका विशेष नहीं हो रहे थे, तो भारत और चीन अपने दशकों पुराने जो एनिमोसिटी है उसको भुलाकर नए रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीन ने उस पर एक तरीके से कहें तो उससे अलग अपनी एक राह चुनी है, वो रिश्तों को बेहतर बनाने में संबंधित नहीं है। तो निश्चित रूप से भारत के लिए सही वक्त है कि जब भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ चीन जो एट्रोसिटीज कर रहा है, चीन जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एट्रोसिटीज कर रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए और चीन को दुनिया के तमाम मंचों पर, जहां पर भी वो पूरी तरीके से चीन को घेरने की कोशिश कर सकता है, चीन को घेरने की कोशिश करे। और एक तरीके से कहें तो ये एक पहला प्रयास है गलवान फेस ऑफ के बाद, कम से कम, जहां पर भारत खुलकर हांगकांग के पक्ष में और हांगकांग में जो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स हो रहा है, वहां की जो हालात हैं उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। और कहे तो एक तरह से शैडो में हम सब जानते हैं कि चीन वहां पर कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, तो ये चीन को भी निश्चित रूप से एक वील्ड मैसेज है कि भारत अब चीन की जो परेशानियां हैं, जो चीन दुनिया के तमाम देशों में अपनी एक्सपेंशनिस्ट नीति की वजह से, चाहे उन्हें डेट में, अपने कर्ज में डुबोकर किसी भी तरीके का जो अपना एक्सपेंशनिज्म चाहता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो अब भारत भी उसके खिलाफ खड़ा है और दुनिया के तमाम मंचों पर भारत इस आवाज को आगे बढ़ाता रहेगा। भारतीय मूल के लोगों की क्या स्थिति है हांगकांग में, जिस तरह से दमनकारी नीतियां चीन की है, किस तरह से जो हमारे भारत से गए हुए लोग हैं वो किस तरह से हैं? और एक बात और बताइए, जो मानवाधिकार परिषद ने जो जानकारी दी है भारत की तरफ से, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या असर है? देखिए निखिल, दो सवाल यहाँ पर। पहला, हांगकांग एज ए जो एक सिटी स्टेट टाइप की जगह थी, जहां पर बिजनेस का वो हब हुआ करता था, दुनिया के तमाम देश वहां पर अपने बिजनेस ऑफिसेस को रजिस्टर करते थे क्योंकि वहां पर टैक्स की बहुत सारा छूट थे। तो बिजनेस कैपिटल के रूप में हांगकांग बहुत ज्यादा चर्चित था, बिजनेस मैन के रूप में वहां पर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा लोग जाते थे। तमाम जो दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर है उनका आप कहें तो एक ऑफिस हांगकांग में भी हुआ करता है। तो एक बिजनेस सेंटीमेंट तो खराब हुआ है हांगकांग में पिछले 2 सालों से जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बाद। भारत की भी तमाम कंपनियां, तमाम कॉर्पोरेट ऑफिसेस एक हांगकांग में अपना जो साउथ एशिया बेस कहें तो वो हांगकांग में बनाया करते थे, क्योंकि वहां पर जो भी लॉजिस्टिकल और डेवलपमेंट है वो बेहतर है किसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कंपनी को रखने के लिए। तो उस पर भारत के भी बिजनेसमैन को निश्चित रूप से फर्क पड़ा है। वहां पर भी बहुत ज्यादा लोग स्टैंडर्ड है, क्योंकि अब जैसे वहां के हालात है वो लग नहीं रहा है कि यहाँ पर आने वाले कुछ एक दिनों में वो हालात सामान्य होंगे। और ऐसे में वहां टूरिज्म कह लें, चाहे भारतीय जो व्यवसायी वहां पर किसी भी व्यवसाय में वहां पर इन्वॉल्व हो, वो आने वाले दिनों में बहुत बेहतर होता दिख नहीं रहा है। खासतौर पे कोविड पैंडेमिक की एक पैरेलल समस्या तो चली रही है। ऐसे में भारत का इस अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए दुनिया के ह्यूमन राइट्स परिषद में आवाज उठाना एक बहुत बड़ा
संकल्प भी है भारत का और एक संकेत भी है दुनिया को। भारत अपने लोगों के खिलाफ हो रहे या अपने लोगों पर पड़ रहे किसी भी दुष्प्रभाव को, चाहे वो चीन की तरफ से हो या किसी भी देश की तरफ से हो, उनको कम करने के लिए हर तरफ से प्रयास करेगा। उनकी सुरक्षा के लिए भारत चिंतित है और दुनिया के इस मंच पर जिनेवा में जब भारत के राजदूत ये बात कहते हैं कि वहां पर भारतीयों की चिंता है हमें, तो निश्चित रूप से ये चिंता किसके कारनामों की वजह से आ रही, इस बात पर भी चर्चा होगी। और वो कारनामे चीन के हैं, तो चीन को तो ये खुला संकेत है ही भारत की तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि चीन ब्रिटेन समझौते का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन किया है, जिसके तहत हांगकांग को चीनी प्रशासन को सौंपा गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हांगकांग के ब्रिटिश नागरिक या BNO पासपोर्ट धारकों को अब देश की नागरिकता देने की पेशकश की जाएगी। ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्नकाल के दौरान जॉनसन ने कहा कि चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्षेत्र के अधिकारों और स्वतंत्रता पर खतरा है और ये हांगकांग के मौलिक कानूनों के विपरीत है। उन्होंने सांसदों से कहा कि हम नियमों और प्रतिबद्धताओं के साथ खड़े हैं और हम मानते हैं कि यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार है। और सालों से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक चिंता का कारण बना हुआ है। तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के प्रभाव को कम करने और बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली स्थित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में एक विशिष्ट शहरी वन बनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 1 एकड़ में फैले इस बहुस्तरीय शहरी वन का आज उद्घाटन करेंगे। सीमित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए गहन वनीकरण के लिए यहां स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस शहरी वन 59 देशी प्रजातियों को, इसमें 12,000 पौधों सहित पेड़ों की कतारें लगाई गई हैं। शहरी वन में एक इकोसिस्टम है जो पशुओं, मधुमक्खियों, तितलियों और माइक्रोफोना के लिए उपयुक्त दिखता है। बात कोरोना की। पूरा देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कोरोना से जुड़े आंकड़ों की अगर बात करें तो इस समय देश में कोरोना के कुल 2,26,947 सक्रिय मामले हैं। अब तक 3,59,859 लोग इस बीमारी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 17,834 लोगों को इससे अब तक मौत हो चुकी है। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 59.51% हो गई है। वहीं सरकार ने कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। केंद्र ने राज्यों से कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैंपेन मोड में टेस्टिंग के लिए प्रयास करें। सरकार ने ज्यादा मामले वाले इलाकों में शिविर स्थापित करने को भी कहा है। मोबाइल वैन के जरिए कोरोना नमूनों का संग्रह करने की बात कही गई है। सभी लक्षण वाले लोगों और उनके संपर्क वाले लोगों का नमूना लेने की बात कही गई है। इसके साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए नमूनों की जांच कराई जाए। सभी लैब्स अनिवार्य रूप से अपने डेटा को ICMR के साथ साझा करें और कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी लाने की कोशिश करें। तो केंद्र ने राज्यों से कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने का आह्वान किया है। और वंदे भारत अभियान का चौथा चरण कल से शुरू होगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत 17 देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया 170 से अधिक उड़ानें संचालित करेगी। इसके अलावा इन लोगों को स्वदेश लाने के लिए इस अवधि के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस 134, इंडिगो 193, गो एयर 41 और स्पाइस जेट 8 उड़ानों का संचालन करेगी। वंदे भारत अभियान के तहत अब तक करीब 700 उड़ानों के जरिए लगभग 1.5 लाख भारतीयों को वापस लाया गया है। और कल से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। वाराणसी से इसके बारे में बात करेंगे। वाराणसी में भी लगभग सभी दुकानें अनलॉक 2 में खुल रही हैं। कार्यालय भी खुलने शुरू हो गए हैं। मंदिर और मस्जिद भी कुछ संख्या में खुल रहे हैं, लेकिन अभी वाराणसी और आसपास के जिलों में चर्च नहीं खुल रहे हैं। आइए देखते हैं वाराणसी स्थित सेंट मैरिज कैथेड्रल चर्च के फादर यूजीन जोसेफ से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर ने खास बातचीत की है। क्या कहते हैं फादर? अनलॉक 2 शुरू हो चुका है। वाराणसी में सभी संस्थान लगभग जो हैं वो खुल रहे हैं। स्कूल बंद हैं, सरकारी ऑफिसेज खुल गई हैं। स्कूलों को अभी तक प्रशासन ने भी चूंकि मना कर रखा है। धार्मिक स्थल चाहे वो मंदिर हों या मस्जिद हों, कुछ की संख्या में नियम का पालन करते हुए जो प्रशासन ने बनाया है उसको पालन करते हुए खुल गए हैं।
अभी हम हैं यहाँ पे वाराणसी के जो सेंट मैरीज चर्च है उसके बिशप के साथ हम लोग हैं। बिशप, आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है अनलॉक 2 के लिए? अनलॉक 2 में चूँकि धार्मिक स्थल में कार्यक्रम के लिए अनलॉक 1 की तरह या उससे बढ़कर कोई परिवर्तन घोषित नहीं हुआ है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि बड़े संख्या में लोगों को एकत्रित करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए चर्चेस ना खुलें। ठीक इसी तरह विद्यालय का भी जो बात है, वहाँ पर तमाम बच्चों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में लेना होगा। तो वहाँ ऐसे निर्णय संभव नहीं है कि हम साधारण ढंग से स्कूल खोल सकें और स्कूल चला सकें। यही तत्काल हमारा विचार है और यही निर्णय हम लोग ले रहे हैं। कोविड-19 से लड़ना ही सभी का उद्देश्य है और बिशप ने, फादर ने भी जैसा बताया कि चर्च में हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से लोगों को नहीं बुला सकते क्योंकि हमें कोविड-19 से लड़ना है। वाराणसी और इसके आसपास के ज़िलों में जो भी प्रतिष्ठित स्कूल हैं वो इस चर्च के माध्यम से ही चलाए जाते हैं। बच्चों का भी ख्याल रखना है, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, इसलिए स्कूल अभी बंद रहेंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित उद्यम पंजीकरण पोर्टल कल से शुरू हो गया। उद्यमों के वर्गीकरण और पंजीकरण की नई प्रक्रिया 26 जून 2020 को पहले से ही घोषित अधिसूचना के रूप में शुरू हो गई है। चैंपियंस कंट्रोल रूम और DIC में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकारी सिस्टम इस प्रक्रिया में लोगों की मदद करेगा। इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है और इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। भारत में MSME के पंजीकरण के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। देश में अब सभी लघु, सूक्ष्म और मध्यम इकाइयों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। वहीं साथ ही इन इकाइयों को उद्यम के नाम से जाना जाएगा। सभी इकाइयां, फिर चाहे वो नई हो या फिर पुरानी, उद्यम registration.gov.in पर पंजीकृत होना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं चैंपियंस कंट्रोल रूम में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकारी सिस्टम इस प्रक्रिया में लोगों की मदद करेगा। और सबसे खास बात ये कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है और इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। दरअसल MSME की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर है। MSME को पंजीकृत करने के लिए कोई दस्तावेज और प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने होंगे। पंजीकरण के लिए केवल आधार संख्या ही पर्याप्त होगी। उद्योगों के निवेश और टर्नओवर पर पैन और GST से जुड़ी जानकारी संबंधित सरकारी डेटाबेसों से अपने आप ले ली जाएगी। ये नया ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह से टैक्स और GSTN सिस्टम से जुड़े होंगे। 1 अप्रैल 2021 से पैन और GST नंबर अनिवार्य है। जिन लोगों के पास EM2 या UAM पंजीकरण और MSME मंत्रालय के तहत किसी भी अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया पंजीकरण है, उन्हें फिर से इस पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्योग पंजीकरण दर्ज नहीं करा सकेगा, लेकिन एक पंजीकरण के तहत कई विनिर्माण या सेवा प्रदान कर सकता है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस नई पंजीकरण प्रक्रिया से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और इससे लेन देन के समय और लागत में भी कमी आएगी। मंत्रालय ने साथ ही स्पष्ट किया है कि पोर्टल को छोड़कर कोई अन्य निजी या ऑफलाइन प्रणाली, सेवा, एजेंसी या व्यक्ति MSME पंजीकरण करने के लिए अधिकृत नहीं है। दिल्ली से अजय मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात दुनिया भर में कोरोना की। सबसे पहले बात अमेरिका की। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की तेजी से फैल रहा है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा शिकार है। कोविड-19 से विश्व भर में 1,06,68,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 5,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में संक्रमित देशों में अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं और अमेरिका में कोरोना वायरस से बढ़ती मौतों के कारण कई अमेरिकी राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम के राज्यों को लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया को रोकना पड़ा है। देश में कोरोना से 26,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 1,00,000
28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कैलिफोर्निया में ज्यादातर जगहों पर इंडोर गतिविधियों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए रोक दिया गया है। देश की 70% आबादी वाली 19 काउंटीज में सभी इंडोर आउटडोर बार और पब बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में अंदर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था को भी स्थगित कर दिया गया है। और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश है ब्राजील। ब्राजील में कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 60,000 से ज्यादा हो गया है। पिछले हफ्ते इस दक्षिण अमेरिकी देश में इस महामारी के सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थीं। स्थानीय समुदायों को अलग अलग करने के लिए सेना हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षात्मक सामग्री और दवाएं मुहैया करा रही है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना काल में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने और महामारी से निपटने को लेकर सरकार के प्रयासों की आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया है। डेविड क्लार्क ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने परिवार को कार से समुद्र तट पर ले जाने की गुस्ताखी की थी। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 1,178 संक्रमित मामलों के साथ देश में कुल 1,528 मामले हैं। वहीं यूरोपीय संघ ने गैर आवश्यक यात्रा की अनुमति देने वाले देशों की सुरक्षित सूची से अमेरिका को बाहर रखा है। 27 सदस्यीय ईयू ने अपनी सीमाओं से परे 14 देशों की अवकाश या व्यावसायिक यात्रा को मंजूरी दी है। इन देशों में अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मॉन्टेनिग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे है। वहीं चीन की यात्रा को भी अंतरिम रूप से मंजूरी दी गई है, लेकिन यात्रा तभी हो सकेगी जब चीनी अधिकारियों ने यूरोपीय संघ के आगंतुकों को भी अनुमति दी हो। रूस, ब्राजील और तुर्की और अमेरिका को उन देशों में शामिल किया गया है जहां वायरस की रोकथाम को यूरोपीय संघ के औसत से भी बदतर माना गया है और ऐसे में इन्हें कम से कम 2 सप्ताह इंतजार करना होगा। लगभग 3 महीने की जद्दोजहद के बाद आखिरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कोविड-19 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फ्रांस और ट्यूनीशिया द्वारा ड्राफ्ट किए गए प्रस्ताव में दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के प्रति भेदभाव को तुरंत समाप्त करने की बात कही गई है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव और उनके विशेष प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया गया है। और बात असम के बाढ़ की। असम में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। राज्य में बाढ़ के पानी का 21 जिलों पर असर पड़ा है। इस बीच ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल शाम तक राज्य के 21 जिलों में 14.95 लाख यानी 14,95,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान बारपेटा के बाद दक्षिण सालमारा को हुआ है। कल राज्य में 6 और मौतों के साथ बाढ़ की वजह से मारे जाने वाले लोगों की संख्या 33 पहुंच गई है। हालांकि राज्य में राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। 4,221 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मियों द्वारा निकाला गया है और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 15,289 लोगों को 254 राहत शिविरों में और केंद्रों में रखा गया है। राज्य में प्रभावित जिलों के प्रशासन द्वारा राहत काजीरंगा नेशनल पार्क, पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और आरजी ओरंग नेशनल पार्क में जानवरों को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में 87,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है और बाढ़ के पानी की वजह से कई जिलों में कई सड़कों और तटबंधों के और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में पुलिस कस्टडी में जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की कथित मौत के मामले से जुड़े सभी 4 आरोपी पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक और थूथुकुडी जिले के पुलिस अधीक्षक को इस मामले में जो नोटिस जारी किया है। आरोप है कि पिछले महीने पुलिस द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के कारण दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई थी। एनएचआरसी ने 6 सप्ताह में पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है, जिसमें कानूनी जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट, चिकित्सीय जांच दस्तावेज, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट और दोनों मृतकों की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच के एक आदेश के बाद तमिलनाडु पुलिस की सीबीसीआईडी विंग इस मामले की जांच कर रही है। और खबर बारामूला कश्मीर से। बारामूला जिले में सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में कल सीआरपीएफ पार्टी पर हुए आतंकी हमले में शहीद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान दीपचंद वर्मा को जम्मू कश्मीर के हुमहुमा में आज श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि मॉडल टाउन में कल सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकवादियों ने फायरिंग की थी, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गए और एक नागरिक की भी मौत हो गई। इसके अलावा हमले में 3 जवान घायल हो गए थे, जिनका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा का आगाज किया गया है। इस क्रम में पहले दिन उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट से 422 लोगों ने ई पास बुक कराए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम मंदिर में थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मंदिर में मूर्तियों को छूना, प्रसाद वितरण पर रोक है और घंटियों को कपड़े से ढका गया है। देवस्थानम बोर्ड के यात्रा मार्ग सहित श्री बद्रीनाथ धाम एवं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गुप्त काशी और सोनप्रयाग में यात्री विश्राम गृहों को यात्रियों के रहने के लिए खोल दिया गया है। राज्य सरकार की कोशिश है कि चारों धाम में धीरे धीरे तीर्थयात्रियों की आमद हो, जिससे कि पर्यटन को रफ्तार दी जा सके। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।